गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने लेक्चर 3 में संधि शाखा वैल्यू के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके कुछ एग्जाम्पल अपने यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कि शाखा कौन सी है यहाँ पे, ठीक है, ब्रांच कौन सी है यहाँ पे, वो फाइंड आउट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे BC एक शाखा होगी यहाँ पे। क्यों होगी? क्योंकि B और C पे एक रेजिस्टेंस R1 लगा है, जो कि यहाँ पे क्या कहलाता है, परिपथ अवयव कहलाते हैं, यहाँ पे सर्किट एलिमेंट्स कहलाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे धारा का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। यानी इस सेल के कारण या बैटरी के कारण जो धारा यहाँ पे प्रवाहित रहेगी, तो B और C पर धारा का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तो BC क्या होगी, एक शाखा होगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं DE, ठीक है, DE, ठीक है। और DE पर भी धारा का मान क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। यानी D से E की तरफ यदि अपन जाएंगे तो धारा का मान क्या रहता है, नियत बना रहता है। इसलिए DE भी अपने पास क्या रहेगी, शाखा रहेगी। C से F की तरफ अपन यदि जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी धारा का मान क्या रहता है, नियत बना रहता है। इसलिए CF भी क्या रहेगा, एक शाखा होगी। यानी कांस्टेंट रहती है यहाँ पे करंट HG, ठीक है, HG, ठीक है। H से G की तरफ यदि अपन जाते हैं तो यहाँ पे भी धारा का मान क्या रहता है, नियत रहता है। इसलिए HG पे अपने पास यहाँ पे क्या रहेगी, शाखा रहेगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम FP, ठीक है। F से P की तरफ यदि अपन जाते हैं यहाँ पे, तो FP भी अपने पास यहाँ पे क्या रहेगी, शाखा रहेगी। क्योंकि यहाँ पे F से P की तरफ यदि अपन जाते हैं तो धारा का मान क्या रहता है, नियत रहता है, ठीक है। क्यों रहेगा? क्योंकि ये जो ये बनाया है यहाँ पे, ये किसमें, समांतर क्रम में है, ठीक है। और समांतर क्रम में है तो R2, R3, R4 पे धारा का मान क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। इसलिए हमने कहा था DE, CF, HG, ठीक है। यहाँ पे धारा का मान क्या रहेगा, अलग रहता है, ठीक है। समांतर क्रम में धारा का मान क्या रहेगा, अलग अलग यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो DE पर धारा का मान लेते हैं I1 है, तो D से E तक I1 ही रहेगा। और CF पर I2 है तो I2 रहेगा, HG पर I3 है तो I3 रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये F बिंदु पे आके जुड़ गए हैं, तो कुल धारा जो होगी वो क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो FP पर धारा का मान क्या रहता है, नियत रहेगा। इसलिए यहाँ पे ये क्या रहेगी, शाखा रहेगी। FPM भी क्या आएगी यहाँ पे, FPM ये यहाँ पे क्या एक शाखा है। क्योंकि FPM में R5 और R6 रेजिस्टेंस जो है, प्रतिबाधा है, वो किस में जुड़ी हुई, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या रहता है, नियत रहेगा। यानी आप F से M की तरफ यदि अपन जाते हैं तो धारा का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, यानी I का I रहेगा। इसलिए FPM जो है, F और ये बीच में P था, FPM जो होगा वो क्या अपने पास रहेगा, एक शाखा रहेगी। शाखा नहीं है वो कौन सी शाखा नहीं होंगी, यानी शाखा नहीं होने का मतलब है कि वहाँ पर धारा का मान क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, यानी नियत नहीं रहेगा। तो B से C और C से F तक अपने यहाँ पे जाते हैं, यानी BCF जो अपने यहाँ पे कह रहे हैं, BCF, तो यहाँ पे धारा का मान क्या अलग अलग है। यहाँ से B से C, ठीक है, यहाँ पे धारा, और C से F पर धारा का मान क्या है, अलग अलग होगा। इसलिए BCF क्या शाखा नहीं है। BCFP, ठीक है, ये भी यहाँ पे एक शाखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे BCFP इन यहाँ से यहाँ तक का धारा का मान क्या रहेगा, परिवर्तित होगा है, ठीक है, इसलिए ये शाखा नहीं है। BP, ठीक है, BP, ठीक है, B से P तक अपन यदि बात करें तो BP भी क्या होगी, यहाँ पे एक शाखा नहीं है। नेक्स्ट अपन यदि बात करते हैं संधि या नोड बिंदु कौन से होंगे, तो वो अपन यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं C, ठीक है, बिंदु चेक करते हैं कि वो संधि बिंदु होगा या नहीं होगा, वो अपन देखते हैं। तो C पे अपन देखते हैं यहाँ पे 4 शाखाएं, ठीक है, 4 शाखाएं, यानी BC, DE, ठीक है, CF, HG, ठीक है, ये शाखाएं यहाँ पे आके मिल रही हैं।
और संधि बिंदु की परिभाषा में मैंने देखा था, दो या दो से अधिक शाखाएं जिस बिंदु पे आके मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संधि या नोड बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो सी यहाँ पे क्या आएगा, संधि या नोड बिंदु होगा। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने ये भी लिखा है कि परिपथ घटक, यानी यहाँ पे क्या जुड़े हुए हैं, R1 R2 R3 R4। ठीक है, तो यहाँ पे कितने 4 है, तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या कहेंगे, ये सी होगा वो क्या होगा, संधि बिंदु होगा। ऐसे एफ की बात करें, एफ पॉइंट। ठीक है, तो एफ बिंदु की यदि बात करते हैं कि वो संधि बिंदु या नोड बिंदु होगा या नहीं होगा, वो अपन देखते हैं। तो एफ पर पी डी ई सी एफ एच जी और एफ पी ये शाखाएं यहाँ पे आके मिल रही हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, संधि बिंदु या नोड बिंदु होगा। और फिर अपन देखते हैं बी पी बी एक संधि बिंदु होगा, पी और एम भी क्या होंगे यहाँ पे संधि बिंदु होंगे। क्यों होंगे वो अपन देखते हैं। बी पॉइंट पे अपन यदि देखते हैं तो बी पर दो शाखाएं कौन सी हैं, एक तो ये शाखा हो गई, ठीक है, और दूसरी शाखा कौन सी होगी, जो ये शाखा अपन ने यहाँ पे पढ़ी थी, ये वाली शाखा। ठीक है, तो दो शाखाएं यहाँ पे या दो परिपथ घटक जुड़े हुए हैं, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, बी एक संधि बिंदु होगा या नोड बिंदु होगा। अब यहाँ पे अपन पी की बात करें तो पी पॉइंट जो ये अपन ने यहाँ पे पी पॉइंट कनेक्ट है, ये पी पॉइंट, इसकी बात करें तो यहाँ पे भी दो या दो से अधिक दो शाखाएं यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, दो शाखाएं कौन सी हैं, एक तो ये एफ पी और दूसरी शाखा कौन सी, पी एम वाली। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सा बिंदु होगा, संधि बिंदु या नोड बिंदु होगा। अब बात करते हैं एम पॉइंट की। तो एम पॉइंट पे अपन यदि देखते हैं तो एम ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, अपन को ये चेक करना है कि संधि बिंदु या नोड बिंदु होगा या नहीं होगा, वो अपन चेक करते हैं। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R6 है, यानी कि एक शाखा है, ब्रांच है, और एक शाखा कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, यानी सी बी वाली। ठीक है, बी और ए पॉइंट सेम ही रहते हैं क्योंकि एक ही वायर है ये। ठीक है, ये वायर है, इस पर ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। ठीक है, तो बी को एक बोलो या ए को बी बोलो, वो सेम रहेंगे, वायर ही। ठीक है, तो बी और ठीक है, तो एम भी यहाँ पे क्या होगा, एक संधि या नोड बिंदु यहाँ पे अपने पास होगा, क्योंकि यहाँ पे भी दो शाखाएं मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन यदि अपन देखें लूप या पास। ठीक है, तो लूप या पास में अपन ने परिभाषा पढ़ी थी कि एक बंद पथ होना चाहिए, यानी तो बंद पथ अपन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तारा का पथ जो होता है वो कैसा होना चाहिए, बंद पथ के रूप में अपन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो बंद पथ में अपन देखते हैं सबसे पहले सी डी ई एफ सी। ठीक है, सी से अपन कहाँ गए, डी, डी से ई से एफ, ठीक है, और एफ से कहाँ गए, सी। तो ये एक लूप हो जाएगी। ठीक है, ये वाली लूप हो जाएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं सी एफ जी एच सी, ये भी अपने पास क्या है, एक शाखा है जिसको अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो शाखा होगी वो अपन कौन सी ले सकते हैं, सी से कहाँ गए, डी, डी से ई से एफ, ठीक है, और एफ से कहाँ गए, जी, जी से एच, और एच से वापस सी पॉइंट पे अपन आ गए। ठीक है, इसलिए ये भी क्या हो गया, एक लूप हो जाएगी, यानी पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो अपन देखते हैं वो कौन सा है, बी पॉइंट से यदि स्टार्ट करते हैं, बी से। ठीक है, तो बी से कहाँ गए अपन, सी। ठीक है, सी से अपन कहाँ गए, डी, डी से ई, ठीक है, ई से एफ, एफ से पी, पी से एम, एम से ए, और ए से अपन कहाँ गए, बी पे गए। तो ये भी अपने पास क्या रहेगी, एक लूप रहेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बी सी, यानी बी से सी गए, सी से अपन कहाँ पे जाएँ, एच से। ठीक है, एच से अपन कहाँ गए, जी, जी से अपन कहाँ गए, एफ, एफ से पी, पी से एम, एम से ए, और वापस कहाँ पे आ गए, बी। तो ये भी अपने पास क्या रहेगी, एक बंद लूप रहेगी यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से अपन यहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट जो अपन देखें यहाँ पे, तो दूसरी लूप कौन सी हो सकती है वो अपन देखें। तो बी से कहाँ गए, सी, सी से एफ, एफ से पी, पी से एम, एम से ए, और वापस कहाँ पे आ गए, बी पे आ गए। तो ये भी अपने पास क्या रहेगा,
एक लूप रहेगी। ठीक है, तो ये एक पूरा एक एग्जाम्पल फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं, सेकंड नंबर एग्जाम्पल। ठीक है, एक चीज़ और ये भी ध्यान रखना कि आपको एक परिभाषा बताई थी सक्रिय जाल की, तो ये वाला जो परिपथ होगा वो कैसा परिपथ है, सक्रिय जाल, क्योंकि यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, विद्युत स्रोत जुड़ा हुआ है, इसलिए कैसा जाल होगा, सक्रिय जाल। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 में ये चेक करते हैं कि शाखा कौन सी होगी। ठीक है, सबसे पहले चेक करना है कि शाखा कौन सी होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, हम ए और बी पॉइंट है उस पर मान लेते हैं एक वोल्टेज सोर्स यानी वोल्टेज स्रोत लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक वोल्टेज स्रोत लगा हुआ है। ठीक है, और सी और डी बिंदु जो है वो क्या है, यानी टर्मिनल जो है वो क्या है, यहाँ पे ओपन है, खुले हुए हैं। तो करंट क्या होगा, ए से R1 की तरफ जाएगा और यहाँ पे बी पी बिंदु पर जाएगा, पी से कहाँ जाएगा, क्यू की तरफ जाएगा और क्यू से बी की तरफ जाएगा। यानी धारा का प्रवाह कहाँ होगा, ए से पी, पी से क्यू, क्यू से बी, और इस प्रकार से क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि पी से सी की तरफ करंट यानी धारा क्यों नहीं प्रवाहित होती है, क्योंकि ध्यान रखना, क्योंकि सी और डी टर्मिनल जो है यहाँ पे ओपन है। तो ओपन सर्किट के अंदर मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस का जो मान होता है वो क्या होता है, अनंत होता है, और ठीक है, अनंत होता है। तो रेजिस्टेंस यदि अनंत होगा तो वहाँ पे उस स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो धारा पी से सी की तरफ प्रवाहित नहीं होगी। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए से पी, ए पी क्यू बी, ठीक है, ए पी क्यू बी में धारा का मान क्या रहता है, एक समान रहता है। यानी यहाँ पे भी धारा कितनी रहेगी, 5 एम्पियर रहेगी। ठीक है, मान लेते हैं पी से क्यू की तरफ जो धारा जाएगी वो भी कितनी रहेगी, 5 एम्पियर रहेगी, और क्यू से पी की तरफ जो धारा जाएगी वो भी कितनी रहेगी, 5 एम्पियर रहेगी। ठीक है, और धारा पी से सी की तरफ प्रवाहित नहीं होगी, यानी यहाँ पे आई की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी और डी ओपन रहेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, यदि ओपन रहते हैं। ठीक है, खुले सर्किट है, तो यहाँ पे लूप कौन सी रहेगी अपने, सॉरी शाखा कौन सी रहेगी, यहाँ पे ए पी क्यू बी, यहाँ पे क्या है, एक शाखा है। ठीक है, ए पी क्यू बी एक क्या शाखा है। ठीक है, ऐसे ए पी भी हो सकती है, ठीक है, पी क्यू भी हो सकती है शाखा, और क्यू बी बोलो या बी क्यू है वो भी क्या होगी, एक शाखा। ठीक है, तो इस प्रकार से, या अपन यूँ भी कह सकते हैं पी सी भी एक शाखा हो सकती है और क्यू डी भी एक क्या हो सकती है, शाखा होगी, क्योंकि यहाँ पे धारा का मान नियत है होगा। तो यदि 0 है तो 0 रहेगा, यानी यदि 0 स्थिति होगी तो ये शाखा नहीं होंगी इस स्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट अपन ये देखते हैं कि संधि या नोड बिंदु कौन सा होगा यहाँ पे। ठीक है, संधि या नोड बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पे P और Q यहाँ पे क्या है, संधि या नोड बिंदु है, क्योंकि संधि या नोड बिंदु की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि वहाँ पे 2 या 2 से अधिक शाखाएँ आगे मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे P बिंदु पर ये वाली शाखा, AP शाखा और CP और 3 शाखाएँ आके मिल रही है, इसलिए ये क्या होगा, संधि या नोड बिंदु होगा। क्यू बिंदु अपन देखते हैं, तो क्यू बिंदु पे भी कितनी है, ये वाली शाखा, यानी बी क्यू, डी क्यू और पी क्यू, यानी 3 शाखाएँ यहाँ पे, या सर्किट एलिमेंट या विद्युत अवयव यहाँ पे जुड़े हुए हैं, R2 R3 R2 R5, इसलिए P और Q भी यहाँ पे क्या रहेंगे, संधि या नोड बिंदु होंगे। अब बात करें यहाँ पे लूप की, लूप क्या होता है, एक बंद पथ होता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, एक बंद पथ होता है, तो यहाँ पे कोई बंद पथ है नहीं, इसलिए ये लूप नहीं होगा। ठीक है, लूप नहीं होगा। यदि यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स अपन लगा दें, यानी बैटरी यदि कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, लूप हो जाएगी। ठीक है, यानी कि लूप कितनी हो जाएंगी इस स्थिति में, एक लूप होगी, यहाँ पे कितनी होंगी, एक लूप यहाँ पे अपने पास होगी। नेक्स्ट अपन यदि बात करते हैं, ठीक है, और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, ये कौन सा परिपथ है, कौन सा जाल है, ये निष्क्रिय जाल है। ठीक है, ध्यान रखना ये कौन सा जाल है, निष्क्रिय जाल होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वोल्टेज स्रोत उपस्थित
नहीं है, तो ये जाल कैसा होगा? निष्क्रिय जाल होगा। एग्जाम्पल 3 में, उदाहरण 3 में अपन देखेंगे कि यहाँ पे अपन को शाखा बतानी है, ठीक है। तो शाखा कौन सी हो सकती है? BC एक शाखा है यहाँ पे, यानी B और C ये क्या हो जाएगी? शाखा हो जाएगी। BP भी एक शाखा है यहाँ पे, ठीक है। PQ भी एक शाखा हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। QC भी यहाँ पे क्या हो जाएगी? एक शाखा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे धारा का मान क्या रहेगा? नियत रहेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या रहता है? नियत रहता है, ठीक है। अब देखते हैं संधि या नोड बिंदु कौन से होंगे। तो B एक संधि या नोड बिंदु होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 शाखाएं आ रही हैं, ठीक है। BP और दूसरी शाखा कौन सी है अपने पास? ये वाली शाखा अपने पास, यानी QCDA, ये एक शाखा अपने पास आ रही है। नेक्स्ट अपन देखते हैं P बिंदु, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, उस पर कितनी है ब्रांच? शाखा कितनी है? 1, और ये वाली शाखा अपने पास, ठीक है, 2। Q पॉइंट देखते हैं, यानी ये वाला पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे एक ब्रांच ये रही शाखा, और एक शाखा ये रही, ठीक है। और फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं C, ठीक है। C पॉइंट अपन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ये शाखा में, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो संधि बिंदु नोड बिंदु होगा या नहीं, वो अपन देखते हैं। एक शाखा यहाँ पे, एक ब्रांच ये रही, और दूसरी ब्रांच कौन सी हो सकती है? यानी PBA, ठीक है, DC, ठीक है, 2 शाखा यहाँ पे, तो यहाँ पे संधि नोड बिंदु। अब देखते हैं लूप या पास। तो यहाँ पे सिर्फ केवल एक ही लूप होगी यहाँ पे, वो होगी BPQCDAB, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी? लूप, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि ये परिपथ सक्रिय जाल होगा या निष्क्रिय जाल। तो यहाँ पे ये क्या होगा? सक्रिय जाल, क्योंकि यहाँ पे एक वोल्टेज स्रोत उपस्थित है यहाँ पर। तो ये परिभाषाएं हो गई, एग्जाम्पल। अब मेन एक क्वेश्चन ये होता है कि परिपथ व जाल में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, विद्युत परिपथ जो होता है वो विद्युत जाल का ही एक भाग है। तो विद्युत जाल में, ठीक है, विद्युत जाल में कम से कम एक बंद पथ होना आवश्यक है। यानी विद्युत परिपथ के लिए क्या होना चाहिए? एक बंद पथ होना चाहिए जाल में, ठीक है। जाल के अंदर क्या होना चाहिए? एक बंद पथ होना चाहिए। और जबकि जाल के अंदर बंद पथ होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। बंद पथ होना आवश्यक नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर नोट में अपन क्या देखेंगे? सभी विद्युत परिपथ जाल होते हैं, लेकिन सभी विद्युत परिपथ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी विद्युत परिपथ जाल हो सकता है, लेकिन विद्युत परिपथ, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपन देखें तो विद्युत जाल होगा, वो कैसा होगा? इस प्रकार से अपन यहाँ पे कह सकते हैं। तो विद्युत जाल में बंद पथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये विद्युत जाल है, लेकिन ये विद्युत परिपथ नहीं होगा, यानी ये विद्युत परिपथ नहीं होगा, ठीक है। और जबकि ये वाला जो परिपथ है, यानी ये विद्युत परिपथ है, इसके अंदर एक ये बंद लूप, यानी बंद पथ है यहाँ पे, या बंद लूप अपन यहाँ पे कह सकते हैं, इसलिए ये विद्युत परिपथ भी होगा और विद्युत जाल भी होगा। लेकिन विद्युत जाल जो होगा, ठीक है, और जो अपन एग्जाम्पल यहाँ पे अपन ने पढ़े थे, उसमें परिपथ चित्र जो स्टार्टिंग में अपन ने बनाया था, 1 नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर जो होंगे, इस दोनों ही परिपथ के अंदर बंद लूप है, ठीक है, बंद पथ है, इसलिए ये विद्युत परिपथ भी होंगे और विद्युत जाल, ठीक है। लेकिन विद्युत जाल जो होगा उसमें क्या होगा? कौन कौन से हो सकते हैं विद्युत जाल? परिपथ 1, 2, 3, ये सभी क्या हैं? विद्युत जाल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने नोट भी कहा था कि विद्युत जाल विद्युत परिपथ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है।